हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का आज की क्लास में एमएच सेट, जिसकी एग्ज़ाम आपकी 15 जून को होने वाली है। राइट, 15 जून को जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसके रिलेटेड जो आपका पेपर 1 है उसके 5 साल के पेपर्स हम सॉल्व कर रहे हैं। ओके, उसमें आपका 2024 का हो गया, 23 का हो गया, देन 21 का हो गया। राइट, ये 3 पेपर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और जो आज हम करेंगे दैट विल बी 2020, जो आपका दिसंबर 27 दिसंबर को 2020 में हुआ था, वो एग्जामिनेशन का हम पेपर सॉल्व करेंगे। अब एक और पेपर बचा दैट इज 2019 का, वो हम नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। ठीक है, इसके चलते आपके 5 इयर्स के जो क्वेश्चन पेपर का मैंने प्रॉमिस किया था वो कंप्लीट हो चुके हैं। सारे क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने काफ़ी बार नोटिस किया है कि आपके क्वेश्चंस रिपीट हो या ना हो, बट कॉन्सेप्ट डेफिनेटली रिपीट होते हैं। और इवन मैंने आपको जो स्क्रीनशॉट लेके भी दिखाया है कि चलो ये जो हमारा क्वेश्चन था 23 में पूछा गया था, वो कहीं ना कहीं उसका कॉन्सेप्ट जो था वो 21 में आया हुआ था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस करना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो वो सभी चीज़ें आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रिफ्लेक्टिव टीचिंग इज डैश cyclic process of thinking about learning, then B learning process of thinking about teaching, C cyclic process of thinking about teaching, and last है D that is linear process of thinking about learning। तो सबसे पहले रिफ्लेक्टिव की बात है। रिफ्लेक्टिव मतलब कि आप जो भी काम करते हो उसके ऊपर आप फिर सोचोगे कि ये काम किया मैंने सही किया था, ये काम मैंने गलत किया था, यहाँ पे मैं कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लेके आना है। ठीक है, आपको एक बार सारी चीज़ें होगी, फिर वो प्रोसेस को आप सोचोगे, फिर उसकी वजह से जो आपने सोचा उस वजह से आपको पता चला कि चलो मुझे ये स्टेप में इम्प्रूवमेंट लाना है, तो नेक्स्ट लेवल पे आप जो भी करोगे तो वो इम्प्रूव्ड स्टेप के साथ करोगे। ठीक है, मतलब आप सोचने के ऊपर सोचते हो, तो वो जो सारी चीज़ें हैं, मतलब कि आपने एक बार चीज़ें कर ली तो वहाँ पे डेड एंड नहीं होगा, बस आपने यहाँ प्रोसेस कंप्लीट की, तो दैट मीन्स आप फिर से वो सारी चीज़ें सोच रहे हो। तो ये जो प्रोसेस है वो लीनियर तो नहीं है, बिकॉज आप फिर से वो चीज़ें सोच रहे हो, मतलब कि क्या है, साइक्लिक है। राइट, तो लीनियर वाले दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। इसके बाद पूछा क्या है, रिफ्लेक्टिव टीचिंग पूछा है। ओके, अब 2 ऑप्शन है, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट लर्निंग कि साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट टीचिंग। अब रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में सोचा है, मतलब कि जो टीचर है वो सोचेगा कि मैंने बच्चों को ये मेथड से समझाया था। राइट, तो बच्चों को इससे ज़्यादा समझ में आया कि यहाँ पे बच्चों को कोई डिफिकल्टी फेस हुई, तो जो टीचर जो सोचेंगे ना वो क्या होगा, रिफ्लेक्टिव टीचिंग के बारे में होगा। ओके, तो साइक्लिक प्रोसेस ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट, अबाउट टीचिंग, नॉट लर्निंग। ओके, तो आंसर जो बना दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। A teacher should identify dash and teach accordingly। ऑप्शंस है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स, तो नहीं, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स, सी इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पेरेंट्स, बिल्कुल नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग पेरेंट्स, अरे भाई आपको बच्चों को सिखाना है, तब पेरेंट्स तक क्यों जाते हो। ठीक है, बच्चों की बात करेंगे, और बच्चों की किस तरह से बात करेंगे, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स, बिकॉज सारे बच्चे जो क्लास में होंगे ना वो बच्चे एक टाइप के नहीं होंगे, सबकी लर्निंग पैटर्न होगी वो अलग होगी, तो उस हिसाब से बच्चों को आपको टैकल करना है। तो बच्चों के जो इंडिविजुअल डिफरेंस है ना वो आपको सोच के अपनी जो टीचिंग मेथोडोलॉजी उस हिसाब से आपको सेट करनी है। तो टीचर शुड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट्स, तो आंसर जो बना है दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 3। स्वयं प्रभा इज अ ग्रुप ऑफ डैश channels devoted to telecasting a high quality educational programs, 32 DTH, 24, then 7 की 12। तो ये जो क्वेश्चन है आपका ड्रॉप हुआ था, बिकॉज इसमें ऑप्शन ही सही जो है वो अवेलेबल नहीं था। आंसर क्या आएगा, 40 चैनल्स है। ठीक है, ये अभी है, इसमें काफ़ी बार अपडेट्स होती रहती है, तो एक बार जब भी आप एग्जामिनेशन दीजिएगा तब उससे पहले एक बार देख लीजिएगा कि नहीं कुछ अपडेट है कि नहीं है। ये मैंने आज के हिसाब से आपको आंसर बोला है। ठीक है, बट स्टिल ये जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है एक बार आपको उसकी जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ पे जाके एक बार चेक करना, दैट विल बी द बेटर थिंग फॉर यू। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा ड्रॉप था। चलिए नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। अ ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम इंक्लूड्स डैश, किसकी बात की है ट्रेडिशनल, तो वो दिमाग में रखिएगा, वाइट बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड। ओके, कि क्या आएगा, 3D मॉडल्स। ओके,
अब ट्रेडिशनल टीचिंग की बात की, जब ये जो ऑनलाइन टीचिंग नहीं थी, ये कंप्यूटर आईसीटी जब एजुकेशन में नहीं आया था, तब टीचर्स क्या करते थे, तो टीचर जो है वो 3D जो मॉडल्स है, ओके, 3 डायमेंशनल मॉडल, ओके, उससे बच्चों को समझाते थे। तो एक एक्साइटमेंट रहती थी कि हम भी जब छोटे थे तो क्या होता था कि चलो प्रिंसिपल के जो कैबिन है उसमें एक ग्लोब पड़ा है तो वहाँ से लेके आओ, तो अब इससे हम पूरी जो है वो जो हमारी जियोग्राफी इससे समझेंगे। फिर कभी हार्ट का अगर कुछ 9th में आए थे तब हार्ट था, तो अब कॉलेज में हार्ट इस तरह से होता है, बट जो स्कूल लेवल में तो हार्ट हमने यही सीखा था। तो ये जो सारी चीज़ें चलो बायोलॉजी की लैब में जाओ वहाँ से लेके आओ, तो वो सारे जो 3D मॉडल्स थे उससे जो टीचर है वो सिखाते थे। इवन जब लैब में जाते थे, कभी कभार मौका मिल जाता था कि स्कूल लेवल में जो 11th-12th की लैब हो उसमें जाओ तो यहाँ पे स्केलेटन पढ़ा था, तो वो जो एक्साइटमेंट होती थी वो सारी ट्रेडिशनल जो टीचिंग होती थी उसमें क्या था, तो 3D मॉडल्स थे, 3 डायमेंशनल मॉडल, ओके। तो आंसर क्या था, आंसर इज डी। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। A teacher goes through students' notebook and gives remarks. This is called dash. Notebook checking, daily remarks, evaluation के assessment. अब टीचर जो है स्टूडेंट की नोटबुक चेक करते हैं, ठीक है, और उसमें वो रिमार्क्स देते हैं कि वेरी गुड, एक्सेलेंट, कैन डू बेटर, इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, ओके। तो सारे जो स्पेसिफिक जो उन्होंने जो चेक किया उसके हिसाब जो रिमार्क्स मिलते हैं ना, वो क्या होता है, वो टाइप ऑफ इवेल्यूशन होता है। इट इज़ नॉट अ नोटबुक चेकिंग, इट इज़ नॉट अ डेली रिमार्क, कि ना तो वो असेसमेंट होता है, वो क्या होता है, इवेल्यूएशन होता है। और जो बच्चे का वर्क है कितना इफेक्टिव है वो आप वो सारी चीज़ों को आप इवेल्युएट कर रहे हो, ठीक है। तो आंसर इज सी। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। Socrates has given dash method of discovering the truth. Is it experimental, observational, criticism के डायलॉग, ओके। तो जो सोक्रेटिस ने जो मेथड दिया था दैट वाज डायलॉजिक मेथड कहते हैं, ठीक है, डायलॉग या डायलॉजिक मेथड कहते हैं कि इससे, ठीक है, अब जो टीचर और स्टूडेंट होते हैं, जो गुरु और शिष्य होते हैं, तो उनके बीच में क्या एक डायलॉग होता है, उससे क्वेश्चन आंसरिंग होता है, जिससे वो क्या होता है कि जो ट्रुथ की डिस्कवरी कर सकते हैं, जो ट्रुथ है उसको आप अनकवर कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने जो सजेस्ट किया था दैट वाज डायलॉग, और डायलॉजिक मेथड इज द करेक्ट वन। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस आर एम टू डैश। ऑप्शन ए है एस्टैब्लिश एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स, डिस्क्राइब वेरिएबल्स, स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ थियोरी, के डी स्टडी ट्रेंड एनालिसिस। अब पूछा क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में पूछा है, ओके। वो क्या एम करता है, मेन टारगेट क्या करता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे एस्टैब्लिश एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल, तो वो तो नहीं है ना। अब एक्सपेरिमेंटल में आप थोड़ा दो वेरिएबल को आप किस तरह से एसोसिएट है वो करोगे, वो तो कोई भी मेथड है, आपको पता चले। चलो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में क्या एसोसिएशन है, वो तो आप कोई भी रिसर्च करोगे उससे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये नहीं आएगा इसके लिए स्पेसिफिक। डिस्क्राइब वेरिएबल तो वो तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, क्योंकि डिस्क्राइब कोई रिसर्च से आप वेरिएबल को डिस्क्राइब नहीं करते, तो वेरिएबल की डेफिनेशन है तो वहीं पे आप डिस्क्राइब कर देते हो कि चलो ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, ये इंटरवेनिंग है, ये मॉडरेट है, तो वहीं पे आप डिस्क्राइब कर देते हो, ओके। देन सी है स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ थियरी। येस, दिस इज द करेक्ट वन, बिकॉज आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हो या कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो रिसर्च में, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सपोज मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं बच्चों को हर रोज जो साइंस है मैं स्पेसिफिक कोई चॉक एंड टॉक मेथड से समझा रही हूँ, बट मुझे लगता है कि बच्चों को मैं डेमोन्स्ट्रेट करूँ, ठीक है, तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगी। वो सारी चीज़ें उसके मॉडल्स लेके आऊँ या कोई और चीज़ों से वो सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट कराऊँ तो बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंडक्ट करती हूँ कि प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट करती हूँ, फिर मुझे पता चलता है कि नहीं चॉक एंड टॉक मेथड इज नॉट गुड फॉर साइंस टीचिंग, ओके। तो फिर जो मुझे पता चला उसके फाइंडिंग के अनुसार में फिर नेक्स्ट सारे लेक्चर होंगे वो मैं क्या करूँगी, बच्चों को जितने हो सके मैं एक्सपेरिमेंट करने दूंगी, ठीक है। साइंस में जितने बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो एक्टिविटीज़ करेंगे, वो खुद का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, तो बच्चों को सारी चीज़ें अच्छे से याद रहेगी, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ना, दैट इज स्टडी द एप्लीकेशन ऑफ थियरी। थियरी को आप अप्लाई किस तरह से करोगे वो सारी चीज़ों को एसोसिएट करता है, ओके। स्टडी ट्रेंड एनालिसिस नहीं, ये भी नहीं आएगा। तो आंसर जो बना दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ओके। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। लिमिटेशंस लेड बाय द रिसर्चर आर कॉल्ड एज डैश ऑब्जेक्टिव्स, डिलिमिटेशन, अजम्पशंस के हाइपोथेसिस। अब जो है ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑफकोर्स जो आप जो रिसर्च आपका जो प्रॉब्लम होगा उसके जो ऑब्जेक्टिव शुरू में जो आप हेतु बनाओगे तो वो रहेगा, तो वो नहीं रहेगा,
यहाँ पे लिमिटेशंस की बात की। अब लिमिटेशंस क्या होता है कि जो समझो ना रिसर्चर है, ठीक है, वो एक बाउंड्री सेट कर देगा कि चलो इतनी चीज़ों को मुझे इंक्लूड करना है रिसर्च में और इतनी चीज़ों को मुझे एक्सक्लूड करना है, ठीक है। वो जो रिसर्चर होता है ना, वो खुद अपनी रिसर्च को जो पूरी स्टडी करेगा, उसके बाद उस इनिशियल स्टेज पे वो डिसाइड कर लेगा कि कौन कौन सी चीज़ों को मुझे रिसर्च में इंक्लूड करना है, ठीक है। तो वो जो होता है द लिमिटेशन लेड बाय द रिसर्चर इज कॉल्ड व्हाट, इट इज डीलिमिटेशन, ठीक है। अब कोई भी रिसर्च करोगे ना, तो जो फर्स्ट चैप्टर होता है आपका चैप्टर 1, उसी में आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे क्या क्या है चीज़ों को इंक्लूड करना है और कौन कौन सी चीज़ों को मुझे एक्सक्लूड करना है, मतलब कि वो मुझे चीज़ों को जो मेरी रिसर्च में वो इंक्लूड नहीं करूँगी, ठीक है। तो वो आप इनिशियल स्टेज पे नक्की कर लोगे, वो इनिशियल स्टेज पे वो फाइनल कर लोगे, तो वो क्या होता है, वो डीलिमिटेशंस होते हैं। तो आपका आंसर जो बना है दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फॉर एनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 15 परसेंटाइल एंड डैश आर द सेम। तो कोई भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 50 परसेंटाइल होंगे, 50 PR होगा, वो किसके इक्वल होगा, इज इट इक्वल टू मीन, मीडियन, क्वार्टाइल डेविएशन की स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो 50 परसेंटाइल दैट मीन समवेयर एवरेज ही होता है, राइट। तो एवरेज क्या होता है, तो ऑफकोर्स वो मीडियन होता है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ रिसर्चर यूजेस डेटा of an earlier research paper or publish a new research paper. This is known as dash. Is it ethical, is it unethical, is it permissible or it is proper? तो क्या होगा कि रिसर्चर क्या करता है कि जो अर्लियर कोई रिसर्च पेपर या रिसर्च हो गई उसका ही डेटा यूज करके अपने नाम पे वो नई रिसर्च में वो चढ़ा देता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ऑफकोर्स वो अनएथिकल होगा, ठीक है। वो जो रिसर्च की कोड ऑफ कंडक्ट को रिसर्चर फॉलो नहीं करता, तो वो क्या बात होगी, अनएथिकल बात होगी, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, अनएथिकल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ओके चलिए नाउ आपके RCA रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 11 to 15 क्वेश्चन आपको दिए गए। तो ये जो है पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे और इसके हिसाब से जो आंसर बनेगा वो मैं बताऊंगी, और आंसर आपको कहाँ से मिलेगा पैराग्राफ में एग्जैक्टली वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। What does the author mean when he says that since last decade the higher education sector has been occupying a dominating position in economic planning process? Option A है a last decade in political scenario is more dominant than previous ones. B, the higher education sector is dominating the other sectors. C, the policy makers with finance department have dominant during the last decade. कि last D है that is comparative more financial support is given to higher education sector during the last decade. तो आंसर जो बना that is option D is the correct one. अब आपको पैराग्राफ आप जब रीड करोगे तो ये आपको आंसर कहाँ से मिलेगा, तो लेट अस सी दैट। ये आपका पैराग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू द 25-year planning commission 2017, allocation of public spending on universities and other higher education was 19,800 crores. The new India Niti Aayog vision 2031-32 has mentioned in fully literate population as one of its benchmarks since last decade. See here, यहाँ से आपको exactly आंसर मिल जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने उसका आपको एक अप्रोच पता चले इसलिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था, बट आपको एग्जैक्टली आंसर ये लाइन में मिल रहा है। सिंस द लास्ट डेकेड द हायर एजुकेशन सेक्टर हैज बीन ऑक्यूपाइंग डोमिनेटिंग पोजीशन इन द इकोनॉमिक प्लानिंग प्रोसेस। ओके तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, द पॉलिसी मेकर्स इन इंडिया आर टेकिंग स्टेप्स to increase expenditure towards higher education sector because A, the aim at enabling India to match up to global standards. B, they wish to influence global market. C, there is a lot of pressure on international politics. D, a lot of funding is available from global institutes. तो आंसर जो बनेगा that is
ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. दे एम एट एनेबलिंग इंडिया टू मैच अप टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. आपको ये आंसर कहाँ से मिलेगा? लेट अस सी दैट. ये है को जो सेकंड पैरा है यहाँ से मिलेगा. द गवर्नमेंट पॉलिसी इन दिस कॉन्टेक्स्ट एम टू अटेन एक्सपांशन, एक्सेलेंस एंड इक्विटी, टेकिंग हायर एजुकेशन इनिशिएटिव विच कैन एनेबल इंडिया टू मैच अप टू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स. यही एग्जैक्टली आपकी आंसर में लाइन थी, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. द एटीट्यूड of author towards the teacher is ironical, doubtful, sympathetic, disrespectful. ठीक है, तो इसका आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन सी, सिंपैथेटिक. आपको डायरेक्टली ये पैराग्राफ से आंसर डायरेक्टली कहीं ये वर्ड नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल आप जो पैराग्राफ या जो आपको आरसी दी वो समझोगे ना, तो आपको इसका आंसर पता चल जाएगा कि आयरोनिकल है होगा, डाउटफुल होगा, सिंपैथेटिक होगा कि डिसरिस्पेक्टफुल होगा. तो इसके लिए आपको एक बोले ना, एक पैराग्राफ का पूरा जो जिस्ट है उसकी जो समराइज वो होता है ना, वो एक आप पूरा वो इंटरप्रेट कर पाओगे अच्छे से पैराग्राफ को, तो आपको आंसर इसका इजीली पता चल जाएगा. बट ओवरऑल देख लेते हैं आपको कहाँ से वो लाइन का एक इंडिकेशन मिल जाएगा. तो देखते हैं. टुडे सिग्निफिकेंट proportion of highly educated professionals are stuck in volatile academic ecosystem. They are recruited on ad hoc basis and there is no formal law to govern in the terms and condition of their contractual engagement. The Contract Labor Regulation and Abolition Act 1970 primarily covers blue collar job, incubement and keeping their white collar job काउंटरपार्ट्स आउटसाइड द इट्स एम्बिट. तो ये जो सारी सिचुएशन है ना, इसकी वजह से जो आप समझ सकते हो कि जो एटीट्यूड ऑफ ऑथर टुवर्ड्स टीचर इज किस टाइप का है, सिंपैथेटिक. उसको मतलब इतनी एजुकेशन लेने के बाद भी टीचर्स की किस टाइप की हालत है. इवन आप भी जो हम जनरल सिनेरियो देखते हैं ना, इवन तो भी हमें लगता है कि नहीं, टीचर इतना एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड, आप मास्टर्स कर लो, डबल मास्टर्स कर लो, ठीक है, आप ये एग्जाम कर लो, इसमें क्वालिफाई कर लो, फिर भी जॉब के आपको कोई गारंटी नहीं देता. ठीक है, तो जो यहाँ पे एटीट्यूड होगा वो किस टाइप का होगा, सिंपैथेटिक. सी इज द करेक्ट वन. ओके, चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. द ऑथर सेज दैट टुडे अ सिग्निफिकेंट proportion of highly educated professional stuck in volatile academic ecosystem because अभी जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था ना उसमें यही लाइंस थी. ठीक है, तो वहीं कि उसके इर्द गिर्द आपको आंसर मिल जाएगा. ऑप्शंस देख लेते हैं, फिर मैं आपको कहाँ पे होगा वो इंडिकेट कर दूंगी. Now A option is highly educated professional are ill trained. B, there is a lack of formal law to govern the terms and condition of contractual engagement of highly educated professionals. C, there is a lack of motivation on the part of highly educated professional and there is a lack of unity among the highly educated professional. तो यहाँ पे कौन कौन सी बात की, लैक ऑफ मोटिवेशन, लैक ऑफ यूनिटी, यहाँ पे लैक ऑफ फॉर्मल लॉ, ठीक है, और जो है वो इल ट्रेंड है. इसकी बात की आंसर जो बना, मुझे मतलब अभी हमने पैरा पढ़ा था तो मुझे अभी भी याद है कि ये जो है आपका बी जो आंसर यहाँ पे सही बनेगा. ठीक है, अब कहाँ से मिलेगा, तो जहाँ जो लाइन्स हमने पढ़ी थी वहीं पे मिल जाएगा हमें आंसर. Today, the significant proportion of highly educated professionals are stuck in volatile academic ecosystem. They are recruited on ad hoc basis and there is no formal law to govern the terms and condition on their contractual engagement. ठीक है, तो यहाँ से आपको exactly यही जो आपको words है वो options में दिए, तो यहाँ से आपके आंसर बन जाएंगे. चलिए now question number 15 statement type के question है. statement 1 क्या है, there is a growth in the number of universities. Statement 2 is there is a growth in absolute increase in employment. दो statements आपके दिए और आपको देखना है कि कौन सा statement सही है कौन सा statement गलत है. तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी जो है उसकी जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी उसका ग्रोथ हुआ है, मतलब कि नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी बढ़ी है, तो आपको सी स्टेटमेंट जो है वो सही है. और दूसरा स्टेटमेंट है कि देयर इज अ ग्रोथ इन एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हुआ है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है. ठीक है, ये आपका आंसर हुआ. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, राइट. ओके, चलिए नाउ आपको ये आंसर कहाँ से मिलेगा. टुडे अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल आर स्टक इन वॉलेटाइल academic ecosystem.
The growing number of university 58% cannot alone fulfill the criteria of expansion. मतलब growing number मतलब numbers बढ़ रहे हैं, तो पहला statement सही था. The negative growth in absolute increase in employment, तो ये जो था आपका सेकेंड स्टेटमेंट था. ओके, तो ये 1 स्टेटमेंट 2, आपके दोनों के यहाँ से आंसर मिल जाएंगे. चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 16. While defining communication, Miller focuses on dash behavioral change of receiver, message, perception की सेंडर. तो जितने हमने पेपर्स किए ना, उसमें मैंने नोटिस किया है कि कोई जो जिसने कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं डिफाइन किया, उसकी कोई थियोरी दी है, तो उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है. तो वो जो है कि आपको डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी कि वो जो किस तरह से उन्होंने कम्युनिकेशन को डिफाइन किया है, कौन कौन से फैक्टर्स लिए, कौन कौन सी चीज़ें उसने एसोसिएट की, तो वो आपको पता होगा. तो इसी टाइप के आप जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके आप आंसर इजीली दे पाओगे. तो कम्युनिकेशन को किस मतलब मिलर ने किस चीज़ पे फोकस किया है व्हाइल डिफाइनिंग द कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन को डिफाइन करते समय मिलर ने किस चीज़ के ऊपर फोकस किया है, तो बिहेवियरल चेंज ऑफ रिसीवर, मैसेज, परसेप्शन की सेंडर. तो आंसर जो बनेगा दैट इज बिहेवियरल चेंज ऑफ रिसीवर. मतलब कि सेंडर जो है वो मैसेज इस तरह से वो डिज़ाइन करेगा, इस तरह से फॉर्मुलेट करेगा, इस तरह से वो बनाएगा कि उसको रिसीवर के जो है उसका रिस्पॉन्स अच्छे से मिल पाए, और उसको जो बिहेवियरल चेंज है वो भी उसको पता चले कि मतलब वो जो मैसेज जो है सेंडर ने भेजा, वो मैसेज रिसीवर तक पहुंचा, तो रिसीवर जो है, ठीक है, वो उसको अच्छे से रिस्पॉन्स दे पाए. ठीक है, अदरवाइज जो फीडबैक नहीं मिले तो वो चीज़ें अधूरी रह जाएंगी. तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा दैट इज बिहेवियरल चेंज ऑफ रिसीवर इज द करेक्ट वन. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17. Serial function of sender in communication cycle are as follows: collection, formulation, encoding and projection. B, receiving, decoding, interpretation and projection. Now see students, आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेंडर की बात की तो रिसीविंग वाला पोर्शन नहीं आएगा. ठीक है, वो तो फिर क्या होता है कि सेंडर ने मैसेज सेंड किया, फिर वो मीडिया से मैसेज किसकी तरफ गया, रिसीवर की तरफ, तो फिर वहाँ रिसीवर की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, तो रिसीविंग तो कौन करेगा, रिसीवर करेगा. तो हमें सेंडर की बात पूछी तो रिसीविंग वाला निकल गया. देन यहाँ पे सी भी है, दैट इज अगेन क्या है, रिसीविंग, फॉर्मुलेशन, डिकोडिंग, प्रोजेक्शन, तो वो भी गया. ओके, नाउ डी देखते हैं, एनकोडिंग, फॉर्मुलेशन, डिकोडिंग एंड प्रोजेक्शन. तो अगेन डिकोडिंग नहीं आएगा. ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा आंसर, तो कलेक्शन मतलब क्या, इंफॉर्मेशन, जो भी सेंडर वो क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है रिगार्डिंग दैट मैसेज. ठीक है, फिर वो मैसेज को फॉर्मुलेट करेगा कि किस तरह से वो जो है जो रिसीवर है उसको मैसेज भेजना है. देन उसको एनकोडिंग करेगा और फिर वो मैसेज जाएगा उसको प्रोजेक्ट करेगा. ठीक है, तो आंसर जो बना है दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18. द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल आर सेंडर, मैसेज, रिसीवर एंड डैश. ऑप्शंस आपको दिए दैट इज नॉइस, मीडिया, बैरियर एंड फीडबैक. आपको ये 4 ऑप्शंस दिए. अब जो आपके आंसर किए उसमें मैंने देखा तो उन्होंने जो आंसर दिया है दैट इज मीडिया. ठीक है, सेंडर होगा, मैसेज होगा, मैसेज जो मीडिया में जाएगा वो मीडिया, देन रिसीवर. ओके, वो प्रोसेस मतलब यहाँ जो ब्लैंक है उनमें आंसर जो फिट होगा अकॉर्डिंग टू एमएच आंसर की. ओके, एमएच सेट आंसर की, आपकी जो आंसर की उसमें मीडिया दिया है. बट यही क्वेश्चन यूजीसी नेट में जो 3 जैन था उसकी फर्स्ट शिफ्ट थी तब जो पूछा गया था, तब सेम क्वेश्चन था बट उसका आंसर जो था दैट वाज फीडबैक. ठीक है, ये जो आंसर था वो यूजीसी नेट में दिया गया था. ओके, तो हम जो है अभी एमएच सेट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें तो वो आप सोच सकते हो कि आपको किस तरह से चीज़ों को लेना है. बट एमएच सेट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए तो ये जो आपका आंसर था दैट वाज मीडिया. कि कम्युनिकेशन के मेन कंपोनेंट सेंडर होगा, मैसेज होगा, रिसीवर होगा, और वो जो मैसेज जिस मीडिया से जाता है रिसीवर तक वो मीडिया होगा. एंड अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट, बिकॉज देखिए कॉन्सेप्ट होता है वो कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो आंसर तो एक ही होना चाहिए. बट उन्होंने जो था दैट वाज सेंडर, मैसेज, रिसीवर, और रिसीवर जो फीडबैक देता है वो जिससे कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है. तो उन्होंने ये 4 को मेजर कंपोनेंट उसके बताए. तो आंसर जो है दैट इज, मैंने आपको दोनों आंसर क्लैरिफाई कर दिए. ओके, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 19 हुआ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कम्युनिकेशंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व. इज इट पर्सनल, तो पर्सनल नहीं होगा, पार्टीज कितने इन्वॉल्व है उसकी बात की है. फॉर्मल, देन हॉरिजॉन्टल की इनफॉर्मल. ठीक है,
अब नंबर ऑफ पार्टीज जो इन्वॉल्व है कम्युनिकेशन में, तो कौन सा होगा, वो हॉरिजॉन्टल होगा, फॉर्मल की इनफॉर्मल नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि चलिए आप जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो, आप किसी स्कूल में काम कर रहे हो, तो कोई भी टॉपिक के ऊपर जब आप स्टाफ रूम में बैठे हो और जब आप डिस्कशन करोगे ना, तो जितने टीचर्स होंगे ना आपके साथ, वो सारे टीचर्स इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टीज इन्वॉल्व तो किस में होगा, वो होगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 20, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन आर लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, हेट्रोजेनियस ऑडियंस, स्कैटर्ड ऑडियंस एंड डैश। मतलब कि मास मीडिया कम्युनिकेशन की किस तरह से की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो पूछा है रिगार्डिंग ऑडियंसेस, किस टाइप की ऑडियंसेस होती है। तो एक तो लार्ज नंबर होगी, हेट्रोजेनस भी होंगी, ठीक है, स्कैटर्ड ऑडियंस भी होगी, और जो दूसरा जो पूछा है दैट इज यहाँ पे कि वो ऑडियंस इलिटरेट होंगी, तो नहीं भाई ये तो गलत है। नॉइस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नहीं। एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फीडबैक की पावरफुल मीडिया, तो यहाँ पे याद रखिएगा जब भी मास मीडिया होगा तब एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट फीडबैक होगा, ठीक है। ये जो बात है मैंने आपको पहले भी समझाई थी, ओके। तो आंसर जो है दैट इज सी। देखिए ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको यहाँ पे समझाया था। कब का क्वेश्चन है आपका, 26 सितंबर 2021 का जो क्वेश्चन है, तब मैंने देखिए यहाँ पे समझाया था कि जो मास मीडिया होता है ना, उसमें या तो फीडबैक डिले होता है या तो फीडबैक एब्सेंट होता है। आप ये रिकॉर्डिंग सुनिएगा तब आपको पता चलेगा कि मैंने ये दोनों बातें डिस्कस की थी, ठीक है। इसके अलावा दूसरी बात करूं तो ये जो 17th क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन पेपर में 20th क्वेश्चन था। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, प्रोग्राम ऑन टीवी चैनल्स देन समटाइम्स, चलिए जस्ट अ सेकेंड, just a second, programs on TV channels sometimes mislead society because audiences are large in numbers, audiences are illiterate, audiences ग्रुप इज हेट्रोजेनस की डिफरेंस इन सेंडर एंड रिसीवर परसेप्शन। तो देखिए आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन वो नहीं है, बट देखिए आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, मास मीडिया से पूछा है। यहाँ पे ऑडियंस की कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना, वो यहाँ पे आज के क्वेश्चन में मेंशन की कि किस टाइप के ऑडियंस होते हैं, तो ऑफकोर्स वो लार्ज इन नंबर्स होंगे, हेट्रोजेनस होंगे, बट वो जो था क्वेश्चन इसके रिलेटेड ये आंसर नहीं था। मिसलीड क्यों करता है, बिकॉज ऑफ द परसेप्शन, परसेप्शन अलग होता है। बट थिंग इज मैं आपको क्या यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो चीज़ है दैट इज कि कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है वही के वही पूछे जाते हैं, तो दैट मीन्स कि आपको प्रीवियस इसके क्वेश्चन करना इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो चीज़ आप किसी भी हालत में वो मिस नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर जो बना दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप का हमारा क्वेश्चन आ गया। कंसीडर द फॉलोइंग सेट थियोरेटिकल एक्सपांशन ऑफ एक्स वाई जेड वेर यूनियन इंटरसेक्शन एंड सबस्क्रिप्ट दैट इज सी इज सेट कॉम्प्लीमेंट। अब एक्स वाई जेड आपको दिया है, ये कंडीशंस उसकी दी है, और यहाँ पे आपको उसके ऑप्शंस देखने हैं। तो अब चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये जो है फर्स्ट क्या दिया है आपको, x दिया है। x में क्या है, x में p q एंड r सारे एलिमेंट्स हैं। अब जो y है, y क्या दिया है, y में क्या क्या है, तो p और q को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। p और q को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि p और q को जब इंटरसेक्ट करेंगे तो आप कह सकते हैं कि एलिमेंट्स आर इन बोथ द सेट, ठीक है। किसमें, तो एलिमेंट्स जो P में भी होंगे एंड Q में होंगे, वही हम एलिमेंट्स चूज करेंगे। देन दूसरी कंडीशन क्या है, P एंड R, ठीक है। तो उसमें एलिमेंट्स कौन से होंगे, एलिमेंट्स इन P एंड R, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वही हम लेंगे, ओके। नाउ यहाँ पे थर्ड कंडीशन है दैट इज Q, देन इंटरसेक्शन, और R का क्या है, सुपरस्क्रिप्ट दिया है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होंगे जो एलिमेंट्स हैं
वो क्यू में तो प्रेजेंट होंगे, बट जो आर में नहीं होंगे ना वो सारे एलिमेंट्स होंगे. ओके, नॉट प्रेजेंट इन आर. ठीक है, आर सुपरस्क्रिप्ट मतलब जो आर में नहीं है वो सारा सेट. ठीक है, चलिए तो इतना हो गया हमारा. ये हुआ हमारा एक्स का जो डायरेक्टली उन्होंने दिया था, जो ये है वाई जो हमने यहाँ से जो उन्होंने कंडीशंस दी थी उसको हमने इंटरप्रेट किया, उसको सारी कंडीशन को हमने समझा. नाउ मूविंग टुवर्ड्स जेड. जेड में पेन चेंज कर लो बिकॉज नीचे डार्क शेड है तो रेड दिखेगा नहीं. ठीक है, अब जेड हुआ. जेड में क्या है, जेड में क्यू और उसका क्या है, उसका यूनियन है किसके साथ, तो पी सुपरस्क्रिप्ट के साथ. मतलब क्या होगा कि जो है अब यहाँ पे यूनियन है, मतलब क्या होगा, कंडीशन इधर की कंडीशन होगी, या तो ये जो एलिमेंट्स है या तो क्या होंगे क्यू में प्रेजेंट होंगे और या तो किस में होंगे, नॉट इन व्हाट, नॉट इन पी. मतलब पी में प्रेजेंट नहीं होंगे, ऐसे इस टाइप के एलिमेंट्स इधर. ओके, इधर ले रहे हैं, या तो मतलब कि इधर प्रेजेंट इन क्यू और नॉट इन पी. बिकॉज क्यों लिया मैंने कि यहाँ पे जो है पी का क्या है, सुपरस्क्रिप्ट दिया है. ठीक है, नाउ सेकेंड कंडीशन है दैट इज पी यूनियन आर. तो एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स जो है वो पी में प्रेजेंट होंगे एंड किस में होंगे, आर सेट में भी प्रेजेंट होंगे. देन थर्ड कंडीशन क्या है जेड का, दैट इज पी, जस्ट अ सेकेंड. थर्ड कंडीशन क्या है, पी यूनियन आर. तो एलिमेंट्स जो है, एलिमेंट्स है पी में प्रेजेंट होंगे, यूनियन है तो क्यू में भी प्रेजेंट होंगे. देन यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया है दैट इज, ये कंडीशन पे अब हम पहुंचे तो यहाँ पे P डायरेक्ट दिया है. तो ठीक है, तो P में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सब आ जाएंगे. ओके, बार बार पेन चेंज करो ना, चलिए कोई बात नहीं. एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स से होंगे ना, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन किसमें, P में. ओके, प्रेजेंट इन P. ओके, नाउ जो लास्ट कंडीशन है वो देख लेते हैं. लास्ट कंडीशन कौन सी है, लास्ट कंडीशन है दैट इज P का सुपरस्क्रिप्ट दिया है, यूनियन क्या दिया है, R दिया है. ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो एलिमेंट्स जो है P का सुपरस्क्रिप्ट दिया है, दैट मीन्स नॉट इन द सेट ऑफ P. ओके, जो इस टाइप के एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन सेट ऑफ P. बिकॉज क्यों, बिकॉज सुपरस्क्रिप्ट दिया है यहाँ पे, P ऊपर सुपरस्क्रिप्ट है. ओके, और क्या है दूसरा, R दिया है, तो और इन जो सेट ऑफ R. ये कंडीशन हमारी हुई. ओके, ये जो है हमारी थर्ड कंडीशन हुई. सिर्फ हमने क्या किया अभी तक हमने सिर्फ जो है हमने ये जो है कंडीशन को समझा है. ओके, अब ये कंडीशन को समझते हम चले तो डायरेक्टली एक्स की बात करते, एक्स में तो कुछ हमने किया ही नहीं, डायरेक्टली उन्होंने जो दिया वही हमने ले लिया. मतलब कि P इंटरसेक्शन ऑफ Q इंटरसेक्शन ऑफ R. अब देखिए यहाँ पे आप Y की कंडीशन देखोगे ना, तो Y की कंडीशन में P और Q का इंटरसेक्शन है, देन P और R का इंटरसेक्शन है. ओके, और दूसरा क्या है, जो थर्ड कंडीशन है वहां पे कि एलिमेंट्स जो है वो Q में प्रेजेंट है. मतलब कि यहाँ पे आप देखिए तो Q तो पूरा का पूरा आएगा बट P कंप्लीटली नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे क्या किया है उन्होंने इंटरसेक्शन दिया है. ठीक है, यहाँ पे भी उन्होंने इंटरसेक्शन दिया है. तो ये जो है वो कंडीशन जो आपको मिलेगा ना, आप वेन डायग्राम इवन ड्रॉ करके भी ये चीज़ें समझ सकते हो, तो आपको डायरेक्टली एक्स टाइप का कंडीशन नहीं मिलेगा. बट अब जब आप ये जेड को देखोगे ना तो आपको जेड की जो कंडीशन मिलेगी, तो एलिमेंट्स इधर प्रेजेंट इन क्यू और आर. ओके, तो क्यू और इन पी, नॉट आर, क्यू और पी में जो प्रेजेंट है. ओके, तो ये जो आप कंडीशन देखोगे ना, सारी की सारी जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं आपको पी इंटरसेक्शन क्यू इंटरसेक्शन आर की हिसाब से आपको मिल जाएंगे. इसी हिसाब से आपकी जो यहाँ पे एक्स की जो कंडीशन है, सेम कंडीशन आपको कहाँ से मिलेगी, सेम कंडीशन आपको
जेड की आप जो इंटरप्रिटेशन करोगे वहां से मिल जाएगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें ना तो एक्स और जेड जो है ना वो दोनों का रिप्रेजेंटेशन जो है सेम सेट रहेगा, वो जो y का जो है वो अलग सेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ के उनके जो अगर हम एलिमेंट्स निकालें p q और r की बात किए, ठीक है, तो यहाँ के y के जो एलिमेंट्स निकाले तो इट विल नॉट बी इक्वल एज x एंड z, x और z का सिमिलर होगा सेट। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्डर स्ट्रिंग ऑफ पीबल्स ऑफ 3 कलर्स दैट इज ग्रीन, ब्लू एंड रेड। x, y और z की आपको कंडीशन दी है। Which two of them will give us identical necklace prepared by just making the first and last people of the string adjacent? x y का, y z का, z x का, कि none of the above। को 4 ऑप्शंस दिए। अब देखते हैं कि चलिए z जो है ना आप उसको ये आप नोटिस करोगे ना, z में एक एक जो है वो ग्रुप बनाया है दैट इज g और b, मतलब कि ग्रीन ग्रीन और ब्लू का उन्होंने ग्रुप बना के दिया है। वो कहीं ना कहीं आपको कहाँ पे वो सीक्वेंस दिख रहा है, तो आपको एक्स में दिखेगा। एम आई राइट? राइट, ओके। तो ये जो है आपको कहीं ना कहीं सेम कंडीशन है, आपको ये आप एक्स में मिलेगा। अब जो है नाउ जस्ट सेकंड, ये जो आप इसको ये आप इसको आगे कर लोगे ना, इसको आप आगे डाल दोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्शन लगेगा, मतलब एकदम आइडेंटिकल लगेगा। किसके जैसे? तो एक्स के जैसे लगेगा। ये आपको कंडीशन कहीं आपको वाई में मिलेगी ही नहीं। ओके, तो ये जो ग्रीन ग्रीन और ब्लू का जो एक ग्रुप बना है वो आप आगे कर लो तो आपको कहीं ना कहीं वो कंडीशन आपको मैच करती मिलेगी। किससे? तो एक्स से मिलेगी। तो यहाँ पे जो आइडेंटिकल सिचुएशन जो हो रही है वो किसके साथ हो रही है? तो वो जो हो रही है दैट इज बिटवीन एक्स एंड जेड। ठीक है, एक्स और जेड के साथ हो रही है। ये कॉम्बिनेशन जी और बी का आपको कॉम्बिनेशन कहीं भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। देखिए वाई में नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल एक आपको क्या बोले कि एक ऑब्जर्वेशनल वो ट्रिक आनी चाहिए कि आप आराम से वो चीज़ों को देखो, समझो और ऑब्जर्व करो तो विद इन अ सेकेंड आपका इसका आंसर बन जाता है। ठीक है, चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23। द एवरेज वेट ऑफ 25 चिल्ड्रन सिटिंग in a boat is 22 kilograms. The average weight of 25 children and padded, that is padded is अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा जो पर्सन है वो is 24 किलोग्राम। ओके, what is the weight of padded in kgs? ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं ये पूरा क्वेश्चन हम। तो एवरेज वेट दिया है, एवरेज वेट किसका दिया है? तो 25 चिल्ड्रन और कितना है? तो 22 है। तो 25 चिल्ड्रन का 25 बच्चे जिसका एवरेज वेट कितना है? 22 किलोग्राम है। ओके, ये कौन है? तो 25 हमने क्या लिया है? चिल्ड्रन लिए। ओके, 25 इंटू 22 तो कितना होगा? तो चलो ये 22 तो अब मिला के करोगे तो 25 टू जब 50 तो मतलब 500 होगा, उसमें और 2 जोड़ दो तो 550 हो जाएगा। तो 550 केजीज हो जाएगा। ओके, तो 25 बच्चों का वेट कितना होगा? 550 होगा। ओके, नाउ 25 चिल्ड्रन एंड पेडेड इज 24, मतलब कि 25 प्लस 1 होगा जो इंक्लूडिंग हम पेडेड को ले ले तो 26 हो गए टोटल। तो 26 का जो है उनकी एवरेज जो है वेट कितना हो गया? 24 किलोग्राम होगा। ओके, 26 और 24, 26 क्यों लिया? बिकॉज 25 चिल्ड्रन एंड पेडेड। ओके, तो 26 इंटू 24 आप करोगे तो यू विल गेट हियर 624 किलोग्राम। ओके, अब पूछा क्या है? व्हाट इज द वेट ऑफ पेडेड इन किलोग्राम्स? तो सिंपल है, बस आपको ये अब विथ ये जो मिला आपको क्या मिला? ये विथ पेडेड मिला। ओके, ये क्या मिला? ये आपको विदाउट मिला। बस तो सिंपल है, बस इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे। 624 माइनस 550 करोगे तो कितना मिलेगा? ये जो है दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट हियर 74 किलोग्राम्स। ओके, तो जो आंसर बनेगा आपका दैट विल बी ऑप्शन
क्या होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे आप कितना क्लोज आंसर देते, कहीं भी आप कैलकुलेशन में थोड़ी भी मिस्टेक हो गई ना तो आप यहाँ पे फंस जाओगे। तो जब कैलकुलेशन करो तो सब लिखने की जरूरत नहीं है, बट कैलकुलेशन एकदम प्रॉपर, आपका जो माइंडसेट है एकदम क्या, एकदम कूल माइंड होना चाहिए। यहाँ वहाँ हड़बड़ी, टेंशन, एंग्जाइटी वो सब साइड में रखे, जब मैथ्स के सम्स करो तो वो अच्छे से करना, तो थोड़ी सी भी मिस्टेक ना हो। ओके, आंसर क्या बनेगा, 74 इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दयानंद planted sugarcane in 1/3 of his farm, groundnut in 1/4 of his farm, and jowar in the remaining farm of 25 acres. How much is the total farm in acres to Dayanand? That is 50, 60, 120 के 75. टोटल फार्म का एरिया कितना है हमें नहीं पता, चलो वो हम सोच लेते हैं कि चलो लेट द एरिया ऑफ फार्म कितना लेंगे, एक्स ले लेते हैं भाई, एक्स एकर्स हो गया। ठीक है, अब शुगर केन कितना है, तो शुगर केन है 1/3 और ग्राउंड नट है 1/4, तो शुगर केन जो होगा क्या होगा 1/3, बट किसका होगा 1/3 ऑफ एक्स, एक्स होगा जो पूरा फार्म का एरिया उसका 1/3 पोर्शन में उन्होंने शुगर केन को प्लांट किया है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद है ग्राउंडनट है, ग्राउंडनट क्या है, तो 1/4 ऑफ पार्ट ऑफ क्या, ऑफ एक्स ऑफकोर्स, राइट। अब जोवार जो है कितने में है, जो बाकी जो बचा वो जोवार का है, तो जोवार है कितने में दिया है, 25 एकर्स में दिया है। ओके, जोवार दिया है 25 एकर्स में दिया है। तो बस हमें क्या, टोटल फार्म का एरिया जो एक्स है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स में से हम जो है शुगर केन का हम सब्ट्रैक्ट कर दें, शुगर केन का कितना होगा, x माइनस x/3 होगा। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो कौन सा, शुगर केन और ग्राउंड नट है, ग्राउंड नट का क्या है x/4 होगा। ठीक है, मैंने सिंपली यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये जो हमने लिया था उसको, तो ये जो मिला आपको फाइन, ये दोनों को मैंने x जो टोटल एरिया उससे मैंने सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। ओके, और यहाँ पे जो बचा है वो कितना है, जोवार का बचा है, राइट। तो बस आपको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है। तो आप उसका एलसीएम ले लोगे, 12 आ जाएगा, तो ये होगा 12x माइनस 4x माइनस 3x, राइट राइट, कोई गलती तो नहीं हो रही। ओके, और ये हुआ 25, फाइन। चलिए 12x माइनस 7x कितना होगा, 5x होगा, 5x डिवाइड बाई 12, 25 इतना होगा। तो आप बस x को आपको यहाँ से आपको x की वैल्यू डिराइव करना है। तो x क्या होगा, 25 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 है 25, तो ये क्या बना 60 बना। x की वैल्यू मिल गई हमें 60, मतलब कि क्या हुआ आंसर b इज द करेक्ट वन। हमारा आंसर क्या बना, b इज द करेक्ट वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द सम टू बी इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट लीस्ट 14% ऑफ इंटरेस्ट रेट कंपाउंडेड एनुअली टू ग्रो 5458.32 रुपीज। आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको लगा कि सिंपल ये सम कर देना, और कुछ है ही नहीं। ये जो वैल्यू उन्होंने दी है कि ए की वैल्यू, फाइनल अमाउंट क्या दिया है, ए। ओके, ए की वैल्यू क्या है, तो ए की वैल्यू जो दी है ₹54.32, ये ए की अमाउंट दी है। इसके अलावा प्रिंसिपल जो है, ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमें फाइंड आउट करना है। ओके, इसके अलावा देखिए आर जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 14% दिया है। देन टाइम टी दिया है, क्या है, कितने ईयर्स दिए, 2 years दिए। ओके, सिंपल है, बस आप ये जो है फॉर्मूला आप इसको यहाँ पे पुट करना है, ए इज इक्वल्स टू पी। ओके, 1 + r डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय 100 रेज टू टी। बस ये जो वैल्यू आप यहाँ पे, ये सारी वैल्यूज है ना, इसको यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो आपको आराम से आंसर जो है वो मिल जाएगा। आपका आंसर क्या बनेगा, इतना होगा। कर दूं कि आप कर लोगे, चलिए मैं आपको इनिशिएट कर देती हूँ
कि बस इस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी है कि ए की वैल्यू जो है दैट इज 5458.32 इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर क्या है, आर है 14 देन 100 डिवाइडेड बाय 100 किया और रेज टू क्या है 2. फाइन, चलिए 5458.32 is equals to P. Okay, now 1 plus 0.14 raised to 2. Fine, and 5458.32 is equals to P. Okay, ये हो गया क्या 1.14 इंटू 1.14 क्या किया मैंने, पहले इसका एडिशन कर लिया, फिर रेज टू 2 है तो मैंने 2 टाइम्स ये लिख दिया. ओके, बस अब सिंपल है. ये जो है ये आप इसको यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है तो उसको यहाँ पे डिवीजन में लेके जाओगे तो पी को आप आइसोलेट कर दो. ओके, और यहाँ पे 5458.32 डिवाइडेड बाय आपको 1.14 इंटू 1.14 करना है. दैट्स इट. ओके, बस आपको ये कैलकुलेशन है, इतना कर लोगे आप, आई नो. तो बस ये चीज़ें करोगे तब यू विल गेट हियर आंसर. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. ओके, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 26. While entering into the train, Anil was ahead of Shyam, who was ahead of Kiran. Anil was behind Shweta. Which of the following shows the correct order of entry in the train? तो नीचे आपको ऑप्शंस दिए. तो सिंपल है, जो जो आपको दिया है वो आपको बस वही चीज़ आप पढ़ते जाओ और वो सारी चीज़ों को फॉलो करते जाओ. अनिल वॉज अहेड ऑफ श्याम. ओके, तो अनिल जो है कहाँ पे था, बिफोर श्याम था, तो अनिल है वो बिफोर श्याम है. फाइन. ओके, अब हु वॉज अहेड ऑफ किरण. ओके, तो श्याम जो है, श्याम किरण से आगे था. ओके, नाउ थर्ड कंडीशन क्या है, अनिल वॉज बिहाइंड श्वेता. तो श्वेता आगे है यहाँ पे, श्वेता, और अनिल उसके क्या है, पीछे है. फाइन, बस ये आपको कंडीशन दी है. तो आपको क्या है, एंट्री का आपको देखना है, हु वाज द एंट्री, आपको ऑर्डर देखना है कि सबसे पहले अंदर ट्रेन में कौन जाएगा. तो आप यहाँ से देखिए कि सबसे ये जो है आपको ये जो इक्वेशन है ना आपको मिले, सपोज ये 1, ये 2 कर लीजिए, ये 3 कर लीजिए. तो सबसे पहले आपको पता चल रहा है कि सबसे पहले कौन है, तो सबसे पहले श्वेता है भाई, श्वेता है. ठीक है, श्वेता के बाद कौन है, तो श्वेता के बाद हम देख रहे हैं कि भाई श्वेता के बाद कौन है, अनिल है. ओके, श्वेता के बाद कौन है, अनिल है. अब अनिल यहाँ से हमें मिल गया, बट अनिल यहाँ पे यहाँ है, और अनिल के बाद कौन है, अनिल के बाद है, आप बोलोगे मैम श्याम है, तो यहाँ पे श्याम आ गया. और श्याम के बाद कौन है, श्याम के बाद है किरण. ओके, तो श्वेता अनिल, श्याम एंड किरण. तो हमारा क्या बना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. राइट. तो बस इस तरह से आपको स्टेटमेंट दिए, तो पूरा क्वेश्चन पढ़ो. उससे पहले व्हाट आई एडवाइज यू कि आप क्वेश्चन पढ़ते जाओ, उसी के साथ ये चीज़ें सॉल्व करते जाओ. तो कहीं आपकी ये सारी चीज़ें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपकी बचा लेगी. तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड जो आप हर एक क्वेश्चन में बचा लोगे ना, वो मिलके कहीं ना 2-3 मिनट हो जाते हैं. यू नो कि 1 घंटे में 2-3 मिनट का कितना वैल्यू होता है. ठीक है, आपका कभी होगा नहीं कि मैम मेरा ये क्वेश्चन छूट गया और मेरे 50 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे. तो इस तरह से टाइम आपको बचा के वो सारी चीज़ें करनी है, तो सारे के सारे क्वेश्चन आराम से हो जाते हैं. बाकी के बहुत सारे क्वेश्चन आप पीछे देखोगे फैक्चुअल नॉलेज में जो होते हैं फटाफट हो जाते, बट जो टाइम चाहिए वो किस में चाहिए, आपको मैथ्स में चाहिए. ओके, चलिए नाउ ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27. इफ LONQ इज कन्वर्टेड इनटू JMLO. ओके, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि LONQ उसको कन्वर्ट किस में किया है, JMLO. ठीक है, तो जे के बाद आप क्या करोगे, 2 स्टेप आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, L मिलेगा. राइट. तो आप +2 जे में +2 करोगे तो आपको पहले वाली सिचुएशन मिल जाएगी. अब M है, M में आप MNO. ठीक है, तो आप इसमें क्या कि M में आपने 2 ऐड किए. ठीक है, तो आपको क्या मिला, O मिला. वैसे ही L में आपने कितना ऐड किया, अगेन
यू आर एडिंग 2 नंबर्स, तो यू विल गेट हियर n, और O में जो है यू विल अगेन एड हियर 2, देन यू विल गेट Q, राइट। अब सेम चीज आप उल्टा भी कर सकते हो कि L में से आप क्या करोगे, 2 माइनस करोगे तो यू विल गेट J, O में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट M, तो वो आप रिवर्स में भी जा सकते हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको 2 का जो डिफरेंस है वही आपको देखना है, राइट। अब यहाँ पे जो आपको दिया है दैट इज by the same principle what could be the correct alternative for G, D, J and M, राइट। तो बस आपको 2 का ही शिफ्टिंग करना है, तो वही आपको आंसर मिल जाएगा कि E है, E F G, मतलब कि यहाँ पे 2 का शिफ्टिंग हुआ प्लस 2 हुआ, राइट। तो फर्स्ट से तो हमारा आंसर नहीं बनेगा, चलिए कोई बात नहीं। तो D है, D में आप 2 का शिफ्टिंग करोगे तो क्या कहाँ से, B से बनेगा, तो E के बाद B, तो बस इतने में ही मेरा आंसर मिल गया, मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ये है कि आपको जो एक पैटर्न है ना वो पता अच्छे से चलनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो काफ़ी बार होता है कि 4 आपको पैटर्न दिए, मतलब कि 4 आपको एक अल्फ़ाबेट दे दिए, तो आपको 1 या 2 से ही आपको आंसर मिल जाता है, राइट। गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको जो आंसर बना दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्टेटमेंट जो है दैट इज ऑल एनिमल डाई, ह्यूमन बींग्स आर एनिमल, देन कंक्लूजन क्या है, एवरी ह्यूमन विल डाई, फाइन। तो ये जो है आपको क्या दिया, ये दोनों प्रीमाइस दिए, ये P1 है, ये P2 है, दोनों प्रीमाइस है और इसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्या किया, उन्होंने कंक्लूड किया है, कंक्लूजन दिया है, ओके, कि ऑल एनिमल डाई, ह्यूमन बींग्स आर एनिमल, सो ह्यूमन ऑल्सो डाई, ओके। तो ये क्या किया, ये क्या परसेप्शन है, ये इन्फेरेंस है, ये कंपैरिजन है कि इम्प्लीकेशन है। तो ऑफकोर्स ये क्या है, ये इन्फेरेंस है। जो 2 प्रीमाइस है ना, 2 प्रीमाइस को से आपने कंक्लूजन को इन्फर किया है, राइट, कि ऑल एनिमल्स डाइज, जितने भी एनिमल्स है वो मरते हैं, ह्यूमन बींग्स भी एनिमल, इसलिए ह्यूमन बींग्स भी क्या करेंगे, वो भी मर जाएंगे एक दिन, ओके। तो जो 2 प्रीमाइस दी है ना, वो 2 प्रीमाइस से आप इन्फर कर रहे हो, मतलब ये क्या है, इन्फेरेंस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि जो भी कंक्लूजन होता है ना, वो दोनों प्रीमाइस को फॉलो करता हो, इस टाइप का होना चाहिए। तो वो जो है वो क्या बनेगा, वो इन्फेरेंस बनेगा। तो सही आंसर दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, राइट। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 29, which of the following diagram shows the correct relationship among the 3 terms women, sisters and mothers, right। जितनी भी women's हैं, ओके, जितनी भी नॉट विमेन, जो जितनी भी मदर्स या सिस्टर है वो सारी होंगी तो विमेन्स, तो विमेन का तो क्या होगा, ऑफकोर्स वो बाहर रहेगा। अब इसके अंदर जो है वो सिस्टर और विमेन आ जाएंगे, सिस्टर और मदर्स आ जाएंगे, सॉरी, विमेन के अंदर सिस्टर्स और मदर्स होंगी, तो दैट मीन्स कि ये तो नहीं होगा, राइट, ये तो नहीं होगा। अब आप सोचो कि सिस्टर्स होती हैं, उसमें जो थोड़ी बहुत सिस्टर्स होती है वो मदर्स भी होती हैं, जो मदर्स होती है वो सिस्टर्स भी होती हैं, ठीक है। जिसके भैया होंगे तो उसकी सिस्टर भी होगी, जिसके भैया नहीं होंगे वो बाहर रहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखो तो ये जो है ना, ये सही बैठ रहा है बाकी के और डायग्राम से। यहाँ तो क्या है कि जो मदर्स और सिस्टर दोनों बिल्कुल रिलेशन में ही नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये गया। अभी ये तो पता नहीं किस तरह से, चलो ये समझ लेते कि ये उन्होंने विमेन का सर्कल बना लिया, तो ये जो है यहाँ उन्होंने बाहर मदर को रखा, सिस्टर को रखा, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है। तो सही जो बना दैट इज क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, गेटिंग, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर वैलिड कंक्लूजन बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट गिवन बिलो। स्टेटमेंट 1 क्या है, ऑल प्लेयर्स आर अग्रेसिव। स्टेटमेंट 2 है, सम पॉलिटिशियंस आर अग्रेसिव। यहाँ पे ऑल प्लेयर्स है, ये है प्लेयर्स, सारे के सारे प्लेयर्स क्या है, अग्रेसिव है, ओके। सम पॉलिटिशियंस आर अग्रेसिव, तो पॉलिटिशियंस है, ये अग्रेसिव है, ओके। ये जो है पॉलिटिशियंस, ये जो है वो पॉलिटिशियन अग्रेसिव है, फाइन। तो कंक्लूजन जो उन्होंने दिया है दैट इज कंक्लूजन 1 क्या है, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट अग्रेसिव, और कंक्लूजन 2 क्या दिया है, सम प्लेयर्स आर पॉलिटिशियंस। नाउ यहाँ पे देखिए बच्चों कि जो सम की कंडीशन है ना,
सम आपको कभी भी सम नोट की करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। सम की आपकी जो भी आपको सम के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली उससे आप सम नोट का इन्फॉर्मेशन डिराइव नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बोला है कि चलो सम पॉलिटिशियंस आर अग्रेसिव, थोड़े पॉलिटिशियन अग्रेसिव, बाकी पॉलिटिशियन का आपको कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, तो सम से कभी भी आप सम नोट की इन्फॉर्मेशन डिराइव नहीं कर पाओगे। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा गलत हो गया। ओके, नाउ स्टेटमेंट टू कंक्लूजन टू देखते हैं। सम प्लेयर्स आर पॉलिटिशियंस। अब प्लेयर्स और पॉलिटिशियन का दूर दूर का कोई भी नाता ही नहीं है। देखिए कोई उस टाइप का स्टेटमेंट हमें दिया ही नहीं कि दोनों के बीच में जो है कि प्लेयर्स और पॉलिटिशियन, ये जो पी है ये प्लेयर्स का है और ये जो है वो पॉलिटिशियंस का है, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो इस टाइप का हमारे ये जो दो स्टेटमेंट में कोई ऐसा स्टेटमेंट हमें दिया ही नहीं। मतलब क्या होगा कि ये भी गलत हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31, 32 है, ये ग्राफ के बेस के ऊपर है। फाइन, क्वेश्चन नंबर 31, 32 आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डायग्राम। द फॉलोइंग इज अ डायग्राम ऑफ अ कंपनी एबीसी शोइंग क्वांटिटी ऑफ सर्टेन गुड्स एक्सपोर्टेड इन लैक्स यूनिट्स एंड रेवेन्यू जनरेटेड इन करोर्स। ठीक है, रेवेन्यू होगा वो किस में होगा, रेवेन्यू जो होगा वो करोर्स में होगा और जो एक्सपोर्ट है किस में होगा, लैक्स में होगा। ओके, रेवेन्यू जनरेटेड इन करोर्स ऑफ रुपीज फॉर द ईयर 2011 टू 2015। मतलब ये आपको 5 साल का ये डेटा आपको यहाँ पे दिया है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके। 31 क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर द रेवेन्यू जनरेटेड पर यूनिट एक्सपोर्टेड इज मैक्सिमम। कौन से ईयर में मैक्सिमम है, 12, 13, 14 के 15। तो रेवेन्यू जनरेटेड आप यहाँ पे जो देखोगे तो रेवेन्यू जनरेटेड कितनी है, 12, 13, 14, 15, मतलब कि ये 11 की करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 12 की है 2012 की हम देखें तो पूछा क्या है, रेवेन्यू जनरेटेड पर यूनिट एक्सपोर्टेड। ठीक है, ये पूछा है तो रेवेन्यू कितनी जनरेट हुई है यहाँ पे 2012 में, तो 15 हुई है, राइट। और रेवेन्यू है करोड़ में और ये जो है एक्सपोर्ट है वो लैक्स में है, वो आप दिमाग में रखिएगा। फाइन, जो आपको आगे जो हमने क्वेश्चन डायरेक्शन पढ़ी वहाँ पे दिया हुआ था। फाइन, ये 15 है और जो एक्सपोर्ट है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी एक्सपोर्ट करते हैं तो वो कितना है यहाँ पे तो दिया है दैट इज 5। तो ये कितना मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। फाइन, मैं और करोड़ लैक्स वो सब ऐड नहीं करी, अननेसेसरी हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बट आपको ये पता होना चाहिए। फाइन, नाउ 2013 देख लेंगे, 2014 देखेंगे, देन विल सी 2015 बिकॉज ये 4 ही हमें ऑप्शन दिए। तो 2013 में कितना है, 35 डिवाइडेड बाय कितना है, 15 है, राइट। 14 में कितना है कि 40 डिवाइडेड बाय 20 है, एम आई राइट, डन। और 15 में कितना है, 50 डिवाइडेड बाय व्हाट, 50 डिवाइडेड बाय 30। तो अब 35 डिवाइडेड बाय 15 करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 15 2 30 अगेन 3, तो सम 2 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे तो डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, 2 ही मिल जाएगा डायरेक्टली। और यहाँ पे आप करोगे तो 5 और 3 है तो अगेन यहाँ पे 5 1 नहीं 3 1 3, 3 2 6 होगा, तो यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम तो हमें डायरेक्ट 3 मिले, यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग होगा, बट मैक्सिमम तो हमें क्या मिला है, जो है 2012 का ही डेटा मिला है। तो ये जो होगा मैक्सिमम होगा, करेक्ट आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 32। व्हाट इज द एवरेज अरिथमेटिक मीन पर यूनिट रेवेन्यू जनरेटेड ड्यूरिंग 2011 टू 15। को अरिथमेटिक मीन पूछा है, सिंपल है। तो अरिथमेटिक मीन के लिए आप क्या करोगे, एवरेज फाइंड आउट करोगे, सिंपल। ओके, एवरेज किस तरह से फाइंड आउट करोगे, तो जो आपकी यहाँ पे है कि टोटल रेवेन्यू जो उन्होंने एक्सपोर्ट की है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया है, ओके, टोटल जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट की है और उसके कितनी जो है वो क्वांटिटी उन्होंने टोटल रेवेन्यू जनरेट की और क्वांटिटी कितनी उन्होंने एक्सपोर्ट की है, दैट्स इट, इतना ही आपको करना है। तो रेवेन्यू का हम देख लेते हैं। तो रेवेन्यू जो है, रेवेन्यू कितनी है, रेवेन्यू मतलब कि ये
आड़ी आड़ी जो टेढ़ी टेढ़ी लाइन है वो सीधी सीधी है वो क्या है, वो एक्सपोर्टेड क्वांटिटी है। ओके, तो यहाँ पे रेवेन्यू में क्या आएगा, सारे ईयर्स 11 to 15 पूछा है ना, यस, तो 20 प्लस क्या है 15 है, देन 35 है, देन 40 है, और क्या है, और 50 है, इतना हुआ, राइट। और क्या है दूसरा क्वांटिटी एक्सपोर्ट वाली, ओके, कितनी है, तो फर्स्ट है 10, देन 5, देन क्या है, देन 15 है, ओके, उसके बाद 20 है, और उसके बाद कितना है, उसके बाद है 30, राइट, इतना हुआ। अब इसका एडिशन करोगे 20 प्लस 15 प्लस 40 और 50, ये अब मिला के कुल मिला के जोड़ा लगाओगे तो 160 होगा, ओके, और इसका करोगे तो होगा ये 20 20 40, ये हो गया 50 60 70 और ये हो गया 80। अब ये जो है ना क्वांटिटी, शुरू में ही मैंने बोला था जो क्वांटिटी थी वो लैक्स में थी और ये था वो करोड़ में था, ओके, तो ये जो होगा करोड़ में होगा, ये होगा लैक्स में। फाइन, अब एवरेज ही आपको फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल है ना 160, ओके, और जो करोड़ है दैट मीन्स आप 100 लैक्स लिख सकते हो। फाइन, ओके, इतना आपको 100 लैक्स लगा लीजिए, और यहाँ पे 80 क्या है लैक्स, मैंने करोड़ को लैक्स में क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज यहाँ नीचे हम जो है वो लैक्स में है तो ऊपर करोड़ में होगा तो वो को कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने इसको भी मैंने लैक्स में कन्वर्ट कर दिया, करोड़ को 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 लैक्स हो जाएगा। डन, तो ये हो गया आपका कितना 2 हुआ। फाइन, और आंसर जो बनेगा दैट इज क्या होगा 200 लैक्स होगा, ओके, तो आपको दिया क्या है ₹200, मतलब लैक्स में ही वो वैल्यू होगी, तो हमारा जो आंसर बना दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34। आपको इन्फॉर्मेशन दी है अमॉन्ग 800 स्टूडेंट 220 फेल्ड इन मराठी, 300 फेल्ड इन इंग्लिश, 150 इन हिंदी, 125 इन बोथ मराठी एंड इंग्लिश, 70 फेल्ड इन बोथ मराठी एंड हिंदी, 60 फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, 30 फेल्ड इन ऑल 3 लैंग्वेजेस। ठीक है, तो क्वेश्चन में है हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस। तो ये जो है आप फॉर्मूला याद रख लीजिए कि एग्जैक्टली 2 लैंग्वेजेस में जो बच्चे फेल हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, तो जो मराठी, एम फॉर मराठी है, ई फॉर इंग्लिश है, ये आप ध्यान में रखिएगा कि एम मतलब क्या है, एम फॉर मराठी है, ई फॉर इंग्लिश है, एंड देन एच फॉर हिंदी। ठीक है, उस तरह से मैंने इंडिकेशन दिया है। फाइन, नाउ एम और मतलब कि मराठी और इंग्लिश में जो फेल हो रहे हैं बच्चे वो कहाँ मिलेंगे मुझे, ये रहे 125 फेल्ड इन बोथ मराठी एंड इंग्लिश, तो कितने हैं 125 प्लस मराठी और हिंदी में कितने बच्चे फेल हुए, तो मराठी और हिंदी उसके बाद ही है, कितने बच्चे फेल हुए 70 बच्चे फेल हुए। अब क्या है थर्ड इंग्लिश एंड हिंदी, तो 60 बच्चे इंग्लिश और हिंदी में, मतलब कि 60 हुआ। फाइन, 3 है -3 जो मराठी इंग्लिश और हिंदी में तीनों में फेल हुए, मतलब कि कितने हैं वो बच्चे जो है हमारे 30 हैं, लास्ट में आपको दिया है ये रहे। फाइन, बस तो इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो 125 प्लस 70 प्लस 60 माइनस 90, ओके, तो बस आप इतना कर लीजिए, तो 125 ये बनेगा, तो ये होगा -30 70 में से -30 तो ये बचेगा कितना 40, तो 125 प्लस 40 करोगे आप तो 125 प्लस 165 हो जाएगा, 165 हो जाएगा, तो बस हमारा आंसर मिल गया। सिंपल है, ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखनी है, याद रखिए कि ये फॉर्मूला आपको दी नहीं है, ये मैंने यहाँ पे लिखी है, जो फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, आराम से आपका सम हो जाएगा। फाइन, जो आंसर बना दैट इज ऑप्शन बी 165 इज द करेक्ट। यहाँ पे सिंपल मैंने जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन जो करना था वो किया, यू विल गेट द फाइनल आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 34। अब ये पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ती, डायरेक्टली यहाँ पे देख लेते हैं हाउ मेनी फेल्ड इन ओनली 1 लैंग्वेज, सिर्फ एक ही लैंग्वेज में कितने बच्चे फेल हुए वो हमें देखना है। तो सिर्फ एक मराठी में कितने फेल हुए, तो सबसे पहले मराठी के कितने बच्चे हैं, तो मराठी के बच्चे हैं हाँ ठीक है,
मराठी के बच्चे कितने हैं, मराठी के है 220, तो ये जो हमारा फर्स्ट है ओनली मराठी, इसमें मराठी के बच्चे है 220, ओके, माइनस मराठी और इंग्लिश में फेल हुए वो बच्चे हमें देखने हैं तो 125, ठीक है, और मराठी और हिंदी में जो बच्चे फेल हुए वो कितने हैं, मराठी और हिंदी में जो बच्चे फेल हुए वो कितने, वो है हमारे 70। जो हमने लास्ट वाला नहीं लिया वो क्यों नहीं लिया, बिकॉज वो उसमें मराठी नहीं है ना, इंग्लिश और हिंदी की बात है, इसलिए मैंने थर्ड वाला नहीं लिया। प्लस प्लस क्या है, प्लस जो तीनों में जो फेल हुए तो वो है 30, फाइन। अब ओनली क्या है, इंग्लिश का देख लेते हैं, तो इंग्लिश में आप सिर्फ वो वैल्यू पुट करोगे, ओनली इंग्लिश में कितने हैं, तो यहाँ पे आपको दिया है 30, फाइन, 30 नहीं सॉरी 300 है, नॉट फाइन मैम, ओके, तो 300 है। देन इंग्लिश और मराठी जिसमें फेल हुए वो बच्चे कितने हैं, इंग्लिश और मराठी में जो बच्चे फेल हुए, कहाँ गए, इंग्लिश एंड मराठी ये रहे, कितने हैं 125, ऊपर वाले ही हो जाते हैं ना, ऊपर वाले ही हो जाते हैं। देन इंग्लिश और हिंदी में जो हमने छोड़े थे, इंग्लिश और हिंदी के बच्चे वो कितने 60 है, प्लस जो तीनों में बच्चे फेल हुए वो 30 है, सॉरी, ओके। अब ओनली क्या है, ओनली हिंदी वाले बच्चे, ओके, ओनली हिंदी वाले बच्चे कितने हैं, तो सबसे पहले 125 नहीं है 150 है, चलिए 150 जो हिंदी में फेल हुए, राइट। देन क्या है, हिंदी और मराठी में फेल हुए हैं वो बच्चे, हिंदी और मराठी ये रहा, कितने बच्चे फेल हुए, तो 70 बच्चे फेल हुए, ओके। देन क्या है, हिंदी और इंग्लिश में फेल हुए, तो हिंदी और इंग्लिश तो कितने बच्चे फेल हुए 60 हुए, प्लस 30 कर लोगे, फाइन, इतना हुआ। बस ये आप सिंपली उसको आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करो, एकदम ईजी, 200 माइनस 125 प्लस 30 और उसमें से 70 को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आपको यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी 55 मिलेगी। यहाँ पे जो है मैंने ये चीज़ें करके रखी, मैं वही डायरेक्ट वो वैल्यू पुट कर दूँ तो होगा कितना 145। आप जो चीज़ें हैं वो कैलकुलेट करना, बिकॉज कैलकुलेशन से हमारा टाइम ज़्यादा जाता है, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि कितना टाइम आपका गया, बिकॉज ये मैंने ऑलरेडी ये पूरा वर्क मैंने पहले से किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो इतना हुआ। अब ये जो है ये सिर्फ मराठी के बच्चे फेल हुए हैं, ये 55, ये जो 55 मराठी के फेल हुए, ये जो है 145 इंग्लिश के फेल हुए, और ये जो है 50 ये हिंदी के फेल हुए, तो टोटल मिला के 55 प्लस 145 प्लस 50, ये आपके सभी का जोड़ा लगाओगे तो यू विल गेट हियर कितना 250 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन जो है सी हमारा सही बनेगा, डन। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन अबाउट एरिया ऑफ स्टेट एंड पॉपुलेशन, स्टेट ए बी सी डी दिया है, ओके, और उसकी एरिया दिया है, उसकी पॉपुलेशन हमें दी है। विच इज द मोस्ट, क्या पूछा है, विच इज द मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट, ए बी सी या डी। तो पॉपुलेशन देख लेते हैं, पॉपुलेशन ए का देखें तो कितना है, ए का अगर हम देखें तो वो है पॉपुलेशन इन लैक्स है, 16 लैक्स है, एम आई राइट, ओके। और उसका एरिया कितना है, एरिया दिया है दैट इज 80,000 किलोमीटर्स, ओके फाइन। तो इतना आप करोगे तो 8 2 16 मतलब कि कितना होगा 20 पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। देन पॉपुलेशन ऑफ बी देख लेते हैं तो कितना होगा 10 लैक्स, राइट। और एरिया कितना दिया है 50,000 दिया है उन्होंने, ओके। तो बस सिंपल है, इसका करोगे तो अगेन यू विल गेट कितना 20 मीटर पर स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ सी देख लेते हैं
कितना है, चलिए ये मैं इसको इरेज कर दूं। पॉपुलेशन ऑफ सी में देख लेते हैं तो कितना है, 10 lakhs है। नहीं 10 lakhs नहीं है, 4 lakhs है। 10 तो ऊपर है ना भाई, उसका एरिया है। 4 lakhs है, राइट। और नीचे हम क्या लगाएंगे, उसका एरिया लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा दैट विल बी 40 पर मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, और पॉपुलेशन ऑफ डी देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ डी में कितना होगा, 3 lakhs होगा। और क्या होगा, इनटू नहीं होगा भाई, डिवाइड बाय होगा। कितना होगा डिवाइड बाय, 5000 स्क्वायर क्या है, मीटर्स। ओके, तो ये करोगे तो यू विल गेट हियर हाउ मच, 60 पर मीटर स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो आपको यहाँ पे कितने जो मिल रहे हैं, तो आप देखें तो यहाँ पे आपको यू विल, यहाँ पे क्या, जस्ट सेकेंड, आपको जो मिल रहा है दैट इज, एक है 20 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे है 20 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे 40 मीटर स्क्वायर पर वो जो हो पॉपुलेशन होगी वो रहेगी। बट यहाँ पे क्या है, थिकली पॉपुलेटेड कौन सा रहेगा, तो थिकली पॉपुलेटेड में ये होगा कि 60 मीटर स्क्वायर पर यहाँ पे है सबसे ज़्यादा, इतने मीटर स्क्वायर में 60 लोग रह रहे होंगे। पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे 40 लोग रह रहे होंगे, यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर में 20 ही लोग हैं वो रह रहे होंगे। ए में भी पर मीटर स्क्वायर में 20 लोग रह रहे, बट यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर में क्या है, 60 जो है वो पॉपुलेशन वहाँ पे सिचुएटेड है, मतलब 60 लोग पर मीटर स्क्वायर में रह रहे हैं। तो थिकली पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कौन सा होगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। मैथ्स हमारा हुआ यहाँ पे कंप्लीट। मैथ्स सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो लेता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फुल फॉर्म ऑफ TRAI, इज इट टेलीविजन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेली सर्विसेज रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो आंसर जो सही बनेगा दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। फैक्चुअल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है इस टाइप के। एक तो आपको एब्रीवेशन पूछा ही जाता है, बिकॉज मैंने 5 साल के, आपको ऑलमोस्ट 4 साल के तो हमारे क्वेश्चन पेपर हो गए, तो मैंने नोटिस किया कि एक एब्रीवेशन आपको पूछा ही जाता है, तो एब्रीवेशन अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ईयर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया, 2005, 1980 में, 2000 में कि 1990 में। तो कब इनेक्ट हुआ था, इनेक्ट हुआ था 2000 में। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। बट जो है 2000 में इनेक्ट तो हो गया, बट अगेन उसको उसमें अमेंडमेंट लाया गया था। वो कब लाया गया, 2008 में लाया गया था। ठीक है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन है, वो आप याद रखिएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें कि चलो उसमें अगेन अमेंडमेंट कब आया था, 2008 में आया था। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है क्या, तो उसके रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की। एक बार फुर्सत से सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, बिकॉज इसके इर्द गिर्द और भी कभी आपको नेट के में एग्जाम में या फिर यहाँ पे भी आपको उसके इर्द गिर्द कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ओके, चलिए नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 38, हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया, APJ अब्दुल कलाम, अनिल कोकटकर, देन रघुनाथ महेशकर की विजय भाटकर। कौन है, आंसर जो बनेगा दैट इज ऑप्शन डी, विजय भाटकर। फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर इंडिया का था दैट वाज परम 8000। कब डेवलप हुआ था, 1991 में। दिस इज द पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगेन सारी चीज़ें याद रखिएगा, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ना आपको नेट में भी पूछा गया था। ओके, और इसके अलावा कौन कौन से सुपर कंप्यूटर है जो इंडिजीनियस है, मतलब कि इंडिया में डेवलप किए, तो उसके सारे एटलीस्ट नाम जो है वो आपको पता होना चाहिए। कि परम सिद्धि EIA जो 2020 में हुआ, देन प्रत्यूष है, देन परम रुद्र है, उसके बाद है जो परम युवा, परम प्रवेग। ठीक है, तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके रिलेटेड दी है। थोड़ा सा जो है वो समय निकाल के चीज़ें पढ़ लीजिएगा। फाइन, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। Government of Maharashtra has made compulsory for school to enter information of all students on web portal known as पवित्र सरल सारथी के शालार्थ। तो कौन सा है, दैट इज सरल, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। और सरल का फुल फॉर्म क्या है ये भी पता होना चाहिए, सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म फॉर अचीविंग एंड लर्निंग बाय स्टूडेंट्स
ये किसके रिलेटेड है, तो आप जो स्टूडेंट का डेटा है ना वो आप एक ही जगह एक ही पोर्टल पर कलेक्ट कर लेते हो, जिससे क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब वो एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी, तो वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन में क्या एफिशिएंसी आ जाएगी कि आपको कभी जो स्टूडेंट से ये जो है आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए आप पेरेंट को कॉल करो, नहीं, ये सारी चीज़ों से आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है ना वो क्या उसमें उसकी जो टाइम नहीं जाएगा कि सारे पोर्टल पर उसको सभी चीज़ें अवेलेबल है स्टूडेंट से रिलेटेड, तो एक एफिशिएंसी आ जाएगी काम में, ठीक है। तो ये जो है वो सरल के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, याद रखिएगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 40, विच अमंग द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ डिजिटल initiative of higher education in India, National School of Digital Arts, National Academic Depository, सेंट्रल डेटा ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के डिजिटल विद्या। तो आंसर जो सही बना दैट इज ऑप्शन बी, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी। और इसके रिलेटेड है कि नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी कब जो स्टार्ट हुआ, तो 17 जुलाई 2017 में। यूजीसी में भी इसमें काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये पता होना चाहिए। इवन मैच द फॉलोइंग में भी पूछा गया था कि नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, तो आपको ये पता होना चाहिए इट इज़ अ ऑनलाइन स्टोर हाउस है जहाँ पे एकेडमिक अवार्ड्स है, सर्टिफिकेट्स है, वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन की हुई है। ओके, तो ये है आपका NAD, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, 2017 में ये स्टार्ट हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। One of the following waste is not under hazardous one, that is agricultural recycle, then chemical, paint के electroplanting waste। तो कौन सा है, तो एग्रीकल्चर रिसाइड जो है वो हजार्डस नहीं है, इसके कंपेयर में आप केमिकल देखो, पेंट देखो, इलेक्ट्रोप्लांटिंग वेस्ट। मतलब इलेक्ट्रोप्लांटिंग वेस्ट में क्या होता है कि एक मेटल के ऊपर दूसरा मेटल है उसका आप अलाइनिंग कर रहे हो, ठीक है, वो मेटल का एक क्या बोले कि एक उसका एक कोटिंग दे रहे हो दूसरी मेटल का, तो वो होता है, तो वो इलेक्ट्रोप्लांटिंग होता है। उससे भी वेस्ट जो होता है उससे वो एक हजार्डस वेस्ट होता है। ओके, तो आंसर जो बनेगा सही वो दैट इज एग्रीकल्चरल रिसाइड, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। UN Conference on Environment and Development in 1992 was held at Rio de Janeiro, Stockholm, पेरिस के जोहानिसबर्ग। तो आंसर क्या बनेगा, रियो डी जेनेरियो। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जो UN कॉन्फ्रेंस जो 1992 में हेल्ड हुई थी उसको अर्थ समिट भी कहते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होनी चाहिए। फाइन, चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। बायोकेमिकल वेस्ट ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल टिश्यू organs and infected body parts are to be disposed using autoclaving, microwave, decomposing के incineration। ओके, तो आंसर जो बनेगा दैट इज व्हाट, incineration is the correct answer। incineration क्या होता है, तो incineration is a waste management process that involve burning waste at high temperature to reduce its volume and create energy। तो जो जितना आपका जो वेस्ट कलेक्ट हुआ है उसको वॉल्यूम कम करने के लिए उसका इंसेंट्रेशन करते हैं, ठीक है, उससे एनर्जी भी रिलीज होती है। फाइन, जो प्रोसेस करते हैं उससे एनर्जी भी रिलीज होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, लैंडस्लाइड हजार्ड्स आर कॉमन इन हिली रीजन ड्यू टू लॉस ऑफ वेजिटेशन, लॉस ऑफ सॉइल, कटिंग ऑफ हिल स्लोप्स की ऑल ऑफ द अबाउ। तो लैंडस्लाइड जब होते हैं ओके, तो उसमें क्या होता है, ऑफकोर्स लॉस ऑफ वेजिटेशन, जितने प्लांट्स वहाँ पे उगाए वो सारी चीज़ उसका भी नाश हो जाएगा, सॉइल उसका भी इरोजन हो जाएगा, तो वो भी लॉस रहेगा इस तरह से। और कटिंग ऑफ हिली स्लोप, तो हिली स्लोप भी है वो भी कट डाउन हो जाएंगे। तो आंसर में जो मिला के चले तो ऑल ऑफ द अबाव इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज एस्टैब्लिश टू प्रमोट द सोलर एनर्जी, इट्स हेडक्वार्टर इज एस्टैब्लिश एट ग्वाल पढ़ाई, गुड़गांव में, बेंगलुरु में, दुबई में कि नैरोबी में। तो कहाँ पे है, तो वो उसका हेडक्वार्टर जो है वो गुड़गांव में है। ओके, तो ऑप्शन ए जो है वो सही बनेगा। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, इंडिया और फ्रांस का कहीं ना कहीं इनिशिएटिव मेजर पार्ट है जो इंडिया ने प्ले किया था। और ये कब स्टार्ट हुई थी, तो 2015 में। ओके, तो खास आप ये जो ईयर याद रखिएगा, यूजीसी नेट में भी काफ़ी बार ये ईयर वाला क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने जब एग्जाम दी थी तब भी पूछा गया था। तो सोलार है, सोलार से आप एस है तो एस से 2005 इस तरह से आप याद कर सकते हो। बट चीज़ें हैं जो याद करनी तो कंपलसरी बनती, किस ट्रिक से याद करते हो दैट इज अप टू यू, बट याद कर लीजिएगा। फाइन, क्वेश्चन नंबर 46, टू रिसीव द डिग्री वासु लर्नर वॉज एक्सपेक्टेड टू लर्न मिनिमम हाउ मेनी ईयर्स इन गुरुकुल। तो कितने ईयर्स होंगे, 12, 24, 6 और 8। तो मिनिमम आपको कितने, 12 साल आपको
पढ़ना है तो आपको वासु की डिग्री मिलेगी। इसके अलावा रुद्र और आदित्य की डिग्री भी स्पेसिफिक ईयर जो आपका कंप्लीशन होगा जो पढ़ाई का गुरुकुल में, तो वो भी डिग्रीज मिलती है। तो 12 ईयर्स होगा तो उसमें जो मिनिमम है वो वासु की डिग्री है, तो वो मिलेगी। फाइन, चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 47। द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 रिकमेंडेड that there should be minimum dash working days excluding examination days in universities and colleges. Is it 180, 200, 220 के 240? तो आंसर क्या सही बनेगा? 180 is the correct one. Option A is the correct answer. चलिए now moving towards question number 48. The main role of UGC in higher education is dash. यूजीसी का मेन रोल पूछा है। ओपन यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया, अक्रीडेट यूनिवर्सिटीज, तो ये तो भाई नेक का काम है। ओके, कंट्रोल यूनिवर्सिटीज एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रोवाइड फंड, तो यूजीसी है जो हायर एजुकेशन के लिए क्या करते हैं, वो फंड प्रोवाइड करते हैं। तो आंसर जो है डी है वो सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज NEERI इज एस्टैब्लिश्ड एट नागपुर, कोलकाता, पणजिम की चेन्नई। तो आंसर जो है दैट इज नागपुर, ऑप्शन ए सही बनेगा। बट इसके रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट NEERI वॉज एस्टैब्लिश इन नागपुर, 1958 में एस्टैब्लिश हुई थी, ईयर भी है। ओके, इट वॉज इनिशियली कॉल्ड सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट CPHERI, फोकस्ड ऑन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के ऊपर, जो उसका मेन जो था एम उसी के ऊपर था। नेम चेंज दैट इज इन NEERI इन 1974 में उसका नाम जो है वो चेंज हो गया, और इट रिफ्लेक्ट्स द ब्रॉडर स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल रिसर्च के ऊपर खास जो है मेन फोकस, मेन एम उसका ये है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि NIER की जो एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, 1958 में। उसका रीनेम जो हुआ, एक्चुअली उसका रीनेम जो हुआ था वो 1974 में हुआ था। उससे पहले उसको सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता था, और उसका वो कहाँ पे एस्टैब्लिश हुई थी, तो वो नागपुर में एस्टैब्लिश किया गया था। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 50 देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट वॉज डायरेक्टेड इन जजमेंट गिवन इन 1991 टू मेक सब्जेक्ट डैश कंपल्सरी इन कॉलेज करिकुला, विमेन स्टडी, एनवायरमेंटल स्टडी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वैल्यू एजुकेशन। तो आंसर जो है दैट इज एनवायरमेंटल स्टडी है, जो कंपल्सरी बना दिया गया था। ओके, मैंडेटरी बना दिया गया था कि जो है वो कॉलेज करिकुलम में उसको शामिल करना ही है। फाइन, तो विद दिस एंडिंग टुडेज क्लास। आपको क्लास किस तरह से लगती है, इन्फॉर्मेटिव होती है, आपकी प्रिपरेशन में किस तरह से वो हेल्पफुल हुई है, मुझे डेफिनेटली फीडबैक में कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले। अब एक ही क्वेश्चन पेपर आपका बचता है, दैट इज 2019 का। तो इसके चलते हमारे 5 साल के क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। डेफिनेटली सारे जो है मैंने को काफ़ी बार प्रूफ भी दिखा है कि ये क्वेश्चन है, यहाँ से कॉन्सेप्ट उठाया गया, यहाँ से ऑप्शन में से एक क्वेश्चन बना है। तो इस तरह से आपको भी पता चल गया होगा कितने जो PYQ है इंपॉर्टेंट है। तो सारे मैंने करवा लिए, बस आप वो सारी चीज़ें कर लीजिएगा और अपने प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और फटाफट से MS सेट का एग्जाम क्लियर कर दीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग।